आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग और फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की दुनियाओं को एक कह सकते हैं अप्रत्याशित तरीके से जोड़ता दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं ड्रीम स्पोर्ट्स की। ये लोकप्रिय फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की मूल कंपनी है और उनका एक नया कदम है जिसने कई लोगों को चौंका दिया है। हमारे पास इस विषय पर कुछ हालिया लेख और रिपोर्ट्स हैं जो इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि ऑनलाइन गेमिंग की एक स्थापित दिग्गज कंपनी अचानक निवेश के क्षेत्र में क्यों उतर रही है? क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव है या किसी मजबूरी का नतीजा? और ये कदम बदलते नियमों और भारतीय बाजार के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है? ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक गेमिंग कंपनी और निवेश, ये संयोजन अपने आप में काफी उत्सुकता जगाता है। सबसे पहले मुख्य खबर पर आते हैं। जानकारी के मुताबिक ड्रीम स्पोर्ट्स ड्रीम मनी नाम से एक नया निवेश ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। ये उनके मुख्य व्यवसाय से काफी अलग दिशाएं हैं ना? हाँ बिल्कुल, और वो यहाँ संदर्भ समझना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, ये कदम सरकार द्वारा सभी प्रकार के रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के ठीक बाद सामने आया है। यही ड्रीम स्पोर्ट्स का, खासकर ड्रीम 11 के माध्यम से राजस्व का एक बड़ा आधार था। अच्छा, तो क्या ये माना जा सकता है कि कमाई के एक महत्वपूर्ण स्रोत के बंद होने की ये सीधी प्रतिक्रिया है? मतलब एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खोलने की कोशिश। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं कि उनके अन्य प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम सेट गो और फैन कोड वो अभी भी सक्रिय हैं। हाँ, मतलब ये एक तार्किक निष्कर्ष लगता तो है। इसे आप कह सकते हैं रणनीतिक विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जब किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय पर नियामक या बाजार संबंधी दबाव आता है तो वो अक्सर नए रास्ते तलाशती है। यहाँ यह कदम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि शायद पहले से सोची गई रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जिसे अब तेजी से लागू किया जा रहा है। उनके अन्य प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं, हाँ, लेकिन रियल मनी गेमिंग का पैमाना शायद बहुत बड़ा था। चलिए अब इस ड्रीम मनी ऐप पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। ये आखिर करेगा क्या? स्रोतों के अनुसार यह ऐप उपयोगकर्ताओं को फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी, हाँ, सावधि जमा, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी, जी, म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश, हाँ, और रोजाना सोना खरीदने जैसी पारंपरिक निवेश सेवाएं प्रदान करेगा। ये सभी तो स्थापित वित्तीय उत्पाद हैं। और यहाँ एक पहलू ध्यान खींचता है, निवेश की सुलभता। जानकारी के मुताबिक एसआईपी और सोने की खरीद जैसी चीजें माह पर सिर्फ 10 रुपए से शुरू की जा सकती हैं। ये रकम तो इसे लगभग किसी के लिए भी सुलभ बनाती है। एफडी के लिए न्यूनतम राशि 1000 रुपए बताई गई है। ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट पर एक स्पष्ट फोकस दिखाता है। बिल्कुल, और इस रणनीति के पीछे का तर्क समझना मुश्किल नहीं है। ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट मॉडल उनके मौजूदा या कहिए संभावित उपयोगकर्ता आधार को लक्षित करने का एक तरीका हो सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग, खासकर मोबाइल आधारित, की पहुंच भारत की टियर 2 और टियर 3 शहरों में बहुत गहरी है। कई युवा और पहली बार डिजिटल लेन देन करने वाले लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय होते हैं। तो इतनी कम शुरुआती रकम इन लोगों के लिए निवेश की दुनिया में पहला कदम रखना आसान बना सकती है ना? हाँ, ये एक दिलचस्प कौन है। क्या ये कहा जा सकता है कि वे उसी जनसांख्यिकी को निवेश की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले उनके गेमिंग प्लेटफॉर्म पर शायद रोमांच या त्वरित लाभ की तलाश में थी? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? गेमिंग का रोमांस बनाम निवेश का धैर्य। ये वास्तव में इस पूरी रणनीति का सबसे आकर्षक और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। स्रोत सीधे तौर पर इस इरादे की पुष्टि नहीं करते, लेकिन कम निवेश सीमा और टियर 3 शहरों पर फोकस, जैसा कि हम बाद में ई स्पोर्ट्स के आंकड़ों में भी देखेंगे, वो इसी ओर इशारा करते हैं। ये एक बड़ा दाव है कि क्या वे अपने गेमिंग उपयोगकर्ताओं को अनुशासित निवेशकों में बदल सकते हैं। ये सिर्फ वित्तीय पेशकश नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं व्यवहार परिवर्तन की भी चुनौती होगी। और इसी सिलसिले में जानकारी सामने आई है कि इस नए प्लेटफॉर्म का आधिकारिक नाम ड्रीम सूट प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। सूट शब्द का इस्तेमाल क्या संकेत देता है? क्या ये सिर्फ एक ऐप से बढ़कर वित्तीय उत्पादों के एक पूरे समूह की योजना है? ये संभव है, बिल्कुल। सूट अक्सर सेवाओं के एक बंडल या संग्रह को दर्शाता है। ये संकेत हो सकता है कि ड्रीम मनी सिर्फ शुरुआत है और भविष्य में वे और भी वित्तीय उत्पाद या सेवाएं इस प्लेटफॉर्म के तहत ला सकते हैं।
ये एक व्यापक फिनटेक महत्वाकांक्षा की ओर इशारा कर सकता है। अच्छा, अब उस नियामक बदलाव पर वापस लौटते हैं जिसने शायद इस पूरी कहानी को गति दी। रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध। स्रोतों में इसका जिक्र ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के कानून बनने के संदर्भ में किया गया है। इस प्रतिबंध के पीछे सरकार का तर्क क्या बताया गया है? देखिए, यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इस कदम को कैसे सही ठहराया है। जैसा कि स्रोतों में उल्लेख किया गया है, सरकारी अनुमानों का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 45 करोड़ 45 करोड़? हाँ, 45 करोड़ भारतीय नागरिक हर साल रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों में अनुमानित करीब 20,000 करोड़ रुपए गंवा रहे थे। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक सरकारी अनुमान है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि शायद मुश्किल हो, लेकिन ये आंकड़ा निश्चित रूप से इस मुद्दे की गंभीरता और नियामक हस्तक्षेप के पीछे के संभावित कारण को रेखांकित करता है। 20,000 करोड़ सालाना का अनुमानित नुकसान, ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये न केवल उद्योग के विशाल पैमाने को दिखाता है, बल्कि समाज पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव की ओर भी इशारा करता है, जिसने शायद नियामकों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। निश्चित रूप से। और इस नए कानून का प्रभाव सिर्फ प्रतिबंधात्मक नहीं है। एक तरफ जहां ये रियल मनी गेम्स को निशाना बनाता है, वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेमिंग जैसे क्षेत्रों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का इरादा भी रखता है। सरकार स्पष्ट रूप से कौशल आधारित गेमिंग और संयोग या जुए आधारित गेमिंग के बीच अंतर कर रही है। यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक तरफ रियल मनी गेम्स का दरवाजा बंद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। हाँ, ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जो संगठित प्रतिस्पर्धी वीडियो गेमिंग है, उसे इस नए माहौल में काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्रोतों के अनुसार यह उद्योग भारत में पहले ही लगभग 1.5 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कर चुका है और अनुमान यह है कि 2030 तक यह संख्या दोगुनी होकर 3 लाख तक पहुंच सकती है। यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के रूप में उभर रहा है। 1.5 लाख नौकरियां अभी और दोगुनी होने की क्षमता, ये दर्शाता है कि ई स्पोर्ट्स को अब एक गंभीर उद्योग के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसका ड्रीम स्पोर्ट्स की रणनीति से क्या संबंध है? संबंध फिर से उपयोगकर्ता आधार में है। यहाँ एक आकर्षक आंकड़ा है। स्रोत बताते हैं कि भारत में लगभग 40% गेमर्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से आते हैं। अच्छा, ये वही जनसांख्यिकी है जिसकी हमने ड्रीम मनी के माइक्रो इन्वेस्टमेंट मॉडल के संदर्भ में बात की थी। तो भले ही ड्रीम स्पोर्ट्स सीधे ई स्पोर्ट्स आयोजन में बड़ी भूमिका न निभाए, उनके पास फैन कोड जैसा स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन वे इस बढ़ते ई स्पोर्ट्स दर्शक वर्ग को, जो डिजिटल रूप से सक्रिय है, अपने नए वित्तीय उत्पाद ड्रीम मनी के संभावित ग्राहक के रूप में देख सकते हैं। समझ गई। तो रणनीति कई स्तरों पर काम कर रही है। रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद राजस्व के नए स्रोत के रूप में ड्रीम मनी को लॉन्च करना, इसे छोटे शहरों के उपयोगकर्ताओं के लिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट के जरिए सुलभ बनाना और साथ ही बढ़ते ई स्पोर्ट्स बाजार के दर्शक वर्ग को भी लक्षित करना, जो काफी हद तक वही हो सकता है। ये तो काफी सोची समझी चाल लगती है। बिल्कुल, ये एक बहुआयामी प्रतिक्रिया है। ये सिर्फ नियामक बदलावों के अनुकूल ढलना नहीं है, बल्कि नए अवसरों को पहचानना और उनमें प्रवेश करना भी है। वे अपने ब्रांड की पहचान और विशाल उपयोगकर्ता डेटाबेस का लाभ उठाकर एक पूरी तरह से नए और महत्वपूर्ण रूप से विनियमित रेगुलेटेड वित्तीय सेवा बाजार में कदम रख रहे हैं। ये विनियमित शब्द यहाँ काफी मायने रखता है ना? हाँ। वे एक ऐसे क्षेत्र से हट रहे हैं जहाँ नियमों को लेकर अनिश्चितता थी और हाल ही में कड़ाई हुई, और एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जो पहले से ही काफी हद तक सेबी और आरबीआई जैसे नियामकों द्वारा नियंत्रित है, जैसे कि म्यूचुअल फंड और बैंकिंग उत्पाद। क्या ये कदम रिस्क कम करने की कोशिश भी है? यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पहलू है। विनियमित बाजार में काम करने की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह स्थिरता और पूर्वानुमेयता प्रिडिक्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। यह कदम इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि सरकार विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन गतिविधियों के बीच कैसे भेद कर रही है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह दिखाता है कि डिजिटल युग में व्यवसायों को कितनी तेजी से और निर्णायक रूप से अपनी दिशा बदलनी पड़ सकती है, खासकर जब नीतिगत बदलाव होते हैं। यह लचीलेपन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी की अहमियत को रेखांकित करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या एक गेमिंग ब्रांड पर लोग अपने पैसे के निवेश के लिए भरोसा करेंगे?
फिनटेक स्पेस में पहले से ही कई स्थापित खिलाड़ी मौजूद हैं। बैंक हैं, बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, नए जमाने के फिनटेक स्टार्टअप्स हैं। ड्रीम स्पोर्ट्स इस भीड़ में अपनी जगह कैसे बनाएगी? क्या सिर्फ कम एंट्री पॉइंट काफी होगा? ये एक बहुत ही वैध चिंता है और शायद ड्रीम मनी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। विश्वास अर्जित करना, खासकर वित्तीय मामलों में, समय लेता है। उन्हें अपनी गेमिंग छवि से परे जाकर एक भरोसेमंद वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। उनका मौजूदा उपयोगकर्ता आधार एक फायदा है, हाँ, लेकिन उन उपयोगकर्ताओं को निवेश के लिए राजी करना और बनाए रखना एक अलग चुनौती होगी। उन्हें शायद उपयोगकर्ता अनुभव, शिक्षा और पारदर्शिता पर बहुत जोर देना होगा। प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से कड़ी है। तो कुल मिलाकर इस रणनीतिक बदलाव की बड़ी तस्वीर क्या उभरती है, अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें? मुख्य बात यह है कि नियामक दबाव यानी रियल मनी गेमिंग पर बैन ने ड्रीम स्पोर्ट्स को विविधीकरण के लिए प्रेरित किया है। वे ड्रीम मनी के जरिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हुए फिनटेक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें एफडी, एसआईपी, सोना जैसे उत्पाद शामिल हैं और न्यूनतम निवेश राशि 10 रुपए जितनी कम रखी गई है। हाँ, यह कदम उनके मौजूदा टियर 23 शहरों के उपयोगकर्ता आधार को लक्षित कर सकता है। साथ ही सरकार ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, जो एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है और जिसमें समान जनसांख्यिकी शामिल है। यह सब डिजिटल व्यवसायों के अनुकूलन क्षमता और नीतिगत बदलावों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ये भी साफ है कि ये कदम जोखिमों से भरा है, खासकर विश्वास बनाने और स्थापित फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के मामले में। निश्चित रूप से सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अपने गेमिंग उपयोगकर्ताओं को निवेश की दुनिया में कितनी प्रभावी ढंग से ला पाते हैं और बनाए रख पाते हैं। ये सब वाकई बहुत जानकारीपूर्ण रहा। इसने एक नियामक बदलाव के व्यापक प्रभावों को उजागर किया है। यहाँ एक अंतिम विचारणीय प्रश्न उठता है जो सीधे तौर पर स्रोतों में नहीं है, लेकिन इस पूरी स्थिति से उभरता है। हमने बात की कि रियल मनी गेमिंग में अनुमानित रूप से बड़ा वित्तीय नुकसान हो रहा था, जहां शायद लोग त्वरित लाभ और रोमांच की तलाश में थे। ड्रीम मनी अब निवेश के अवसर प्रदान कर रहा है। एफडी, एसआईपी, सोना, ये पारंपरिक रूप से स्थिर, तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले और धीमी गति से रिटर्न देने वाले माने जाते हैं। तो मूल प्रश्न ये है, जिस मानसिकता ने लोगों को रियल मनी गेमिंग के उच्च जोखिम, उच्च इनाम वाले माहौल की ओर आकर्षित किया, क्या वही मानसिकता अब धैर्य और अनुशासन की मांग करने वाले धीमी गति के निवेश को अपनाएगी? क्या 10 रुपए का एसआईपी शुरू करने का गेम उतना ही रोमांचक लगेगा जितना शायद पहले वाला गेम लगता था? ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र और उपभोक्ता मनोविज्ञान का एक दिलचस्प प्रयोग होगा, जिस पर भविष्य में नजर रखनी होगी। ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या निवेश का आकर्षण, खासकर जब वो इतना छोटा और धीमा हो, गेमिंग के तात्कालिक रोमांच की जगह ले सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा कि ड्रीम स्पोर्ट्स इस मनोवैज्ञानिक चुनौती से कैसे निपटता है। इस विस्तृत विश्लेषण और अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे श्रोताओं को इस बदलते परिदृश्य को समझने में मदद करेगी।